बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जन्म नाम केशव गंगाधर तिलक, जुलाई 1856 1 अगस्त 1920, जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के एक तिहाई थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा उनके नेता के रूप में स्वीकार किया जाना। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। तिलक स्वराज स्वशासन के पहले और सबसे मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे और भारतीय चेतना में एक मजबूत कट्टरपंथी थे। उन्हें मराठी में उनके उद्धरण के लिए जाना जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, वीओ चिदम्बरम पिल्लई और मोहम्मद अली जिन्ना सहित कई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं के साथ घनिष्ठ गठबंधन बनाया। प्रारंभिक जीवन। केशव गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को वर्तमान महाराष्ट्र, तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के मुख्यालय रत्नागिरी में एक मराठी हिंदू चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव चिखली था। उनके पिता गंगाधर तिलक एक स्कूल शिक्षक और संस्कृत के विद्वान थे, जिनकी मृत्यु तब हुई जब तिलक 16 वर्ष के थे। 1871 में तिलक का विवाह तापीबाई नीबाल्द से हुआ था, जब वह 16 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु से कुछ महीने पहले। शादी के बाद उनका नाम बदलकर सत्यभामाबाई कर दिया गया। उन्होंने 1877 में पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित में प्रथम श्रेणी में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एलएलबी पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। बाद में नए स्कूल में सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण वे अलग हो गए और पत्रकार बन गए। तिलक ने सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा, धर्म और व्यावहारिक जीवन अलग अलग नहीं है। असली भावना केवल अपने लिए काम करने के बजाय देश को अपना परिवार बनाना है। इससे आगे का कदम मानवता की सेवा करना है और अगला कदम ईश्वर की सेवा करना है। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर से प्रेरित होकर उन्होंने 1880 में गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बलाल नामजोशी और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर सहित अपने कुछ कॉलेज मित्रों के साथ माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल की सहस्थापना की। उनका लक्ष्य भारत के युवाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। स्कूल की सफलता ने उन्हें 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, ताकि शिक्षा की एक नई प्रणाली बनाई जा सके जिसने युवा भारतीयों को भारतीय संस्कृति पर जोर देने के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों की शिक्षा दी। सोसाइटी ने 1885 में माध्यमिक पश्चात अध्ययन के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित पढ़ाया। 1890 में तिलक ने अधिक खुले तौर पर राजनीतिक कार्य के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दी। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर जोर देकर स्वतंत्रता की दिशा में एक जन आंदोलन शुरू किया। राजनीतिक करियर। तिलक का राजनीतिक जीवन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वायत्तता के लिए आंदोलन करने में लंबा रहा। गांधी से पहले वे सबसे व्यापक रूप से जाने जाने वाले भारतीय राजनीतिक नेता थे। अपने महाराष्ट्रीयन समकालीन गोखले के विपरीत तिलक को एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी लेकिन एक सामाजिक रूढ़िवादी माना जाता था। उन्हें कई मौकों पर कैद किया गया, जिसमें मांडले में एक लंबा कार्यकाल भी शामिल था। अपने राजनीतिक जीवन में एक चरण में उन्हें ब्रिटिश लेखक सर वैलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। विचार और दृष्टिकोण। धार्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण। तिलक ने अपने पूरे जीवन में भारतीय आबादी को बड़े पैमाने पर राजनीतिक कार्रवाई के लिए एकजुट करने का प्रयास किया। ऐसा होने के लिए उनका मानना था कि ब्रिटिश विरोधी हिंदू समर्थक सक्रियता के लिए एक व्यापक औचित्य की आवश्यकता है। इस अंत के लिए उन्होंने रामायण और भगवद गीता के कथित मूल सिद्धांतों में औचित्य खोजा। उन्होंने सक्रियता के इस आह्वान को कर्म योग या कार्रवाई का योग नाम दिया। अपनी व्याख्या में भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत में इस सिद्धांत को प्रकट करती है, जब कृष्ण अर्जुन को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए कहते हैं, जिसमें इस मामले में उनके परिवार के कई सदस्य शामिल थे, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। तिलक की राय में भगवद गीता ने सक्रियता का एक मजबूत औचित्य प्रदान किया। हालांकि यह उस समय के पाठ की मुख्यधारा की व्याख्या के साथ संघर्ष करता था। इस दर्शन के लिए समर्थन पाने के लिए तिलक ने गीता के प्रासंगिक अंशों की अपनी व्याख्याएं लिखी और गीता पर ज्ञानदेव की टिप्पणी, रामानुज की आलोचनात्मक टिप्पणी और गीता के अपने स्वयं के अनुवाद का उपयोग करके अपने विचारों का समर्थन किया। महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण। तिलक पुणे में उभर रहे उदारवादी रुझानों जैसे महिला अधिकारों और छुआछूत के खिलाफ सामाजिक सुधारों के सख्त खिलाफ थे।
तिलक ने 1885 में पुणे में पहले नेटिव गर्ल्स हाई स्कूल, जिसे अब हुजूरपागा कहा जाता है, की स्थापना और अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी का उपयोग करके इसके पाठ्यक्रम का कड़ा विरोध किया। तिलक अंतरजातीय विवाह के भी विरोधी थे, विशेषकर उस विवाह के विरोधी जहां उच्च जाति की महिला निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती हो। देशस्थ, चित्पावन और करहारे के मामले में उन्होंने इन 3 महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण समूहों को जातिगत विशिष्टता छोड़ने और अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तिलक ने आधिकारिक तौर पर सहमति की आयु विधेयक का विरोध किया। बाल वधू रुक्माबाई की शादी 11 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा दायर किया, शुरू में हार गए लेकिन फैसले के खिलाफ अपील की। 4 मार्च 1887 को न्यायमूर्ति फर्रान ने हिंदू कानूनों की व्याख्याओं का उपयोग करते हुए रुक्माबाई को आदेश दिया कि अपने पति के साथ रहें या 6 महीने की कैद का सामना करें। तिलक ने अदालत के इस फैसले को मंजूरी दी और कहा कि अदालत हिंदू धर्मशास्त्रों का पालन कर रही है। रुक्माबाई ने जवाब दिया कि वह फैसले का पालन करने के बजाय कारावास का सामना करना पसंद करेगी। बाद में रानी विक्टोरिया ने उनकी शादी को भंग कर दिया। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर विमेन से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की। 1890 में जब 11 वर्षीय फूलमनी बाई अपने बहुत बड़े पति के साथ संभोग करते समय मर गई, तो पारसी समाज सुधारक बेहरामजी मालाबारी ने विवाह के लिए लड़की की पात्रता की आयु बढ़ाने के लिए सहमति अधिनियम 1891 की आयु का समर्थन किया। तिलक ने विधेयक का विरोध किया और कहा कि पारसियों के साथ साथ अंग्रेजों का भी हिंदू धार्मिक मामलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उन्होंने लड़की पर दोषपूर्ण महिला अंग होने का आरोप लगाया और सवाल किया कि कैसे पति को एक हानिरहित कार्य करने के लिए शैतानी तरीके से सताया जा सकता है। उन्होंने लड़की को उन प्रकृति के खतरनाक शैतानों में से एक कहा। लिंग संबंधों की बात आने पर तिलक का प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं था। उनका मानना था कि हिंदू महिलाओं को आधुनिक शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तिलक ने अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1918 में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, हालांकि उन्होंने पहले एक बैठक में इसके खिलाफ बात की थी। स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान। तिलक और स्वामी विवेकानंद एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान और आदर रखते थे। 1892 में ट्रेन से यात्रा करते समय उनकी मुलाकात संयोगवश हुई और तिलक ने विवेकानंद को अपने घर में मेहमान के तौर पर बुलाया था। वहां मौजूद एक व्यक्ति बसूका ने सुना कि विवेकानंद और तिलक के बीच ये सहमति बनी थी कि तिलक राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद की दिशा में काम करेंगे, जबकि विवेकानंद धार्मिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद के लिए काम करेंगे। जब विवेकानंद की कम उम्र में मृत्यु हो गई तो तिलक ने बहुत दुख व्यक्त किया और केसरी में उन्हें श्रद्धांजलि दी। तिलक ने विवेकानंद के बारे में कहा, कोई भी हिंदू जिसके हृदय में हिंदू धर्म के हित हैं, विवेकानंद की समाधि पर दुखी हुए बिना नहीं रह सकता। संक्षेप में, विवेकानंद ने अद्वैत दर्शन की पताका को संसार के सभी देशों में सदैव फहराने का कार्य किया था तथा उन्हें हिंदू धर्म और हिंदू लोगों की वास्तविक महानता का बोध कराया था। उन्हें आशा थी कि वे अपनी विद्वत्ता, वाक्पटुता, उत्साह और ईमानदारी के बल पर इस कार्य को पूर्ण करके अपनी उपलब्धि का ताज पहनाएंगे, जिस प्रकार उन्होंने इसके लिए एक सुरक्षित आधार तैयार किया था। लेकिन स्वामी की समाधि के साथ ही ये आशाएं समाप्त हो गईं। हजारों वर्ष पूर्व एक अन्य संत शंकराचार्य हुए, जिन्होंने संसार को हिंदू धर्म की महिमा और महानता दिखाए। 19वीं शताब्दी के अंत में दूसरे शंकराचार्य विवेकानंद हुए, जिन्होंने संसार को हिंदू धर्म की महिमा दिखाए। उनका कार्य अभी पूरा होना बाकी है। हमने अपना गौरव, अपनी स्वतंत्रता, सब कुछ खो दिया है। जातिगत मुद्दे। कोल्हापुर रियासत के शासक शाहू का तिलक के साथ कई बार टकराव हुआ, क्योंकि तिलक मराठों के लिए पौराणिक अनुष्ठानों के ब्राह्मणों के निर्णय से सहमत थे जो शूद्रों के लिए थे। तिलक ने यहां तक सुझाव दिया कि मराठों को ब्राह्मणों द्वारा उन्हें दिए गए शूद्र दर्जे से संतुष्ट होना चाहिए। तिलक के समाचार पत्रों, साथ ही कोल्हापुर में प्रेस ने शाहू की जातिगत पूर्वाग्रह और ब्राह्मणों के प्रति उनकी अकारण शत्रुता की आलोचना की। इनमें 4 ब्राह्मण महिलाओं के खिलाफ शाहू द्वारा यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। लेडी मिंटो नामक एक अंग्रेज महिला से उनकी मदद करने के लिए याचिका दायर की गई थी। शाहू के एजेंट ने इन आरोपों को परेशान करने वाले ब्राह्मणों पर आरोपित किया था। तिलक और एक अन्य ब्राह्मण को शाहू द्वारा संपदा जब्त करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। पहली बार शाहू और शंकरेश्वर के शंकराचार्य के बीच झगड़े के दौरान और बाद में एक अन्य मुद्दे में बाल गंगाधर तिलक को 16 जून 1914 को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने टिप्पणी की,
यदि हम गैर ब्राह्मणों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके ये सिद्ध कर सके कि सरकार से उनकी मांगों में हम पूरी तरह उनके साथ हैं, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उनका आंदोलन, जो अब सामाजिक असमानता पर आधारित है, हमारे संघर्ष में शामिल हो जाएगा। यदि कोई भगवान अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं उसे भगवान के रूप में बिल्कुल भी मान्यता नहीं दूंगा। सामाजिक योगदान। तिलक ने 1880-1881 में गोपाल गणेश अगरकर के साथ 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं शुरू की, मराठी में केसरी दलान और अंग्रेजी में मराठा। कभी कभी अकादमिक अध्ययन पुस्तकों में इसे मराठा कहा जाता है। इससे उन्हें भारत के जागरणकर्ता के रूप में मान्यता मिली, क्योंकि केसरी बाद में एक दैनिक बन गया और आज भी इसका प्रकाशन जारी है। 1894 में तिलक ने गणेश की घरेलू पूजा को एक भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम, सार्वजनिक गणेशोत्सव में बदल दिया। समारोह में कई दिनों तक जुलूस, संगीत और भोजन शामिल थे। वे पड़ोस, जाति या व्यवसाय के आधार पर सदस्यता के माध्यम से आयोजित किए गए थे। छात्र अक्सर हिंदू और राष्ट्रीय गौरव का जश्न मनाते। इस परियोजना का उद्देश्य रायगढ़ किले में शिवाजी की समाधि के पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाना भी था। इस दूसरे उद्देश्य के लिए तिलक ने तलेगांव दाभाड़े के सेनापति खंडराव दाभाड़े द्वितीय के साथ मिलकर श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल की स्थापना की, जो मंडल के संस्थापक अध्यक्ष बने। तिलक ने गणपति उत्सव और शिव जयंती जैसे आयोजनों का इस्तेमाल शिक्षित अभिजात वर्ग के दायरे से बाहर औपनिवेशिक शासन के विरोध में राष्ट्रीय भावना का निर्माण करने के लिए किया, लेकिन इसने हिंदू मुस्लिम मतभेदों को भी बढ़ाया। त्योहार के आयोजक हिंदुओं से गायों की रक्षा करने और शिया मुसलमानों द्वारा आयोजित मुहर्रम समारोहों का बहिष्कार करने का आग्रह करते थे, जिसमें हिंदू पहले अक्सर भाग लेते थे। इस प्रकार हालांकि ये उत्सव औपनिवेशिक शासन का विरोध करने का एक तरीका थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक तनावों में भी योगदान दिया। शिवसेना जैसी समकालीन मराठी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टियों ने शिवाजी के प्रति उनकी श्रद्धा को अपनाया। हालांकि भारतीय इतिहासकार उमा चक्रवर्ती प्रोफेसर गॉर्डन जॉनसन का हवाला देते हुए कहती हैं, यह महत्वपूर्ण है कि उस समय भी जब तिलक शिवाजी का राजनीतिक उपयोग कर रहे थे, तब भी मराठा के रूप में उन्हें क्षत्रिय का दर्जा देने के सवाल का तिलक सहित रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा विरोध किया गया था। हालांकि शिवाजी एक बहादुर व्यक्ति थे, लेकिन ये तर्क दिया गया कि उनकी सारी बहादुरी उन्हें उस स्थिति का अधिकार नहीं देती जो लगभग एक ब्राह्मण के करीब पहुंचती हो। इसके अलावा ये तथ्य कि शिवाजी ने ब्राह्मणों की पूजा की, किसी भी तरह से सामाजिक संबंधों को नहीं बदला, क्योंकि यह एक शूद्र के रूप में था, एक शूद्र के रूप में, ब्राह्मण का दास नहीं तो सेवक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसकी स्थापना तिलक ने 1880 के दशक में अन्य लोगों के साथ मिलकर की थी, आज भी पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे संस्थान चलाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में तिलक द्वारा शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन 1947 में उस लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गया। कोई यह भी कह सकता है कि स्वदेशी 1990 के दशक तक भारतीय सरकार की नीति का हिस्सा रहा, जब कांग्रेस सरकार ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया। बेहतर स्रोत की आवश्यकता है, तिलक ने कहा, मैं भारत को अपनी मातृभूमि और अपनी देवी मानता हूँ। भारत के लोग मेरे सगे संबंधी हैं और उनकी राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति के लिए निष्ठापूर्वक और दृढ़ काम करना मेरा सर्वोच्च धर्म और कर्तव्य है। उन्होंने टिप्पणी की, जो कोई इस देश के लोगों के लिए लाभकारी कार्य करता है, चाहे वह मुसलमान हो या अंग्रेज, वह विदेशी नहीं है। विदेशीपन का संबंध हितों से है। विदेशीपन का निश्चित रूप से गोरी या काली त्वचा या धर्म से कोई संबंध नहीं है। पुस्तकें। 1903 में तिलक ने द आर्कटिक होम इन द वेदो नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि वेदों की रचना केवल आर्कटिक में ही की जा सकती थी और आर्यन कवियों ने अंतिम हिमयुग की शुरुआत के बाद उन्हें दक्षिण में लाया था। उन्होंने वेदों का सटीक समय निर्धारित करने का एक नया तरीका प्रस्तावित किया। द ओरियन में उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों की स्थिति का उपयोग करके वेदों के समय की गणना करने की कोशिश की। विभिन्न वेदों में नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया गया है। तिलक ने मंडाले की जेल में श्रीमद् भगवद गीता रहस्य लिखा। भगवद गीता में कर्म योग का विश्लेषण, जिसे वेदों और उपनिषदों की देन माना जाता है। वंशज। तिलक के पुत्र श्रीधर तिलक ने 1920 के दशक के अंत में दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर के साथ अस्पृश्यता हटाने के लिए अभियान चलाया। दोनों बहुजातीय समता संघ के नेता थे। वे उनके दर्शन और सामाजिक सुधारों से प्रेरित थे और उच्च जाति के आधिपत्य से छुटकारा पाने के तरीकों पर उनसे संवाद और चर्चा की। अपने उदार और तर्कसंगत विचारों को देखते हुए श्रीधर तिलक को उस समय के महाराष्ट्र क्षेत्र में रूढ़िवादियों द्वारा बहुत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसे बर्दाश्त करने में असमर्थ होकर उन्होंने 25 मई 1928 को आत्महत्या कर ली। इससे पहले उन्होंने 3 सुसाइड नोट भेजे, एक पुणे के कलेक्टर को, दूसरा अखबारों को और तीसरा डॉक्टर अंबेडकर को।
श्रीधर के बेटे जयंतराव तिलक 1921-2001 कई सालों तक केसरी अखबार के संपादक रहे। जयंतराव कांग्रेस पार्टी के राजनेता भी थे। वे भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संसद के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी थे। रोहित तिलक बाल गंगाधर तिलक के वंशज पुणे स्थित कांग्रेस पार्टी के राजनेता हैं। 2017 में जिस महिला के साथ उनका विवाहेतर संबंध था, उसने उन पर बलात्कार और अन्य अपराधों का आरोप लगाया था। इन आरोपों के सिलसिले में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। परंपरा 28 जुलाई 1956 को नई दिल्ली स्थित संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बी.जी. तिलक का चित्र लगाया गया। गोपाल देउस्कर द्वारा चित्रित तिलक के चित्र का अनावरण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तिलक स्मारक रंग मंदिर, पुणे में एक थिएटर ऑडिटोरियम उन्हें समर्पित है। 2007 में भारत सरकार ने तिलक की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक सिक्का जारी किया। लोकमान्य तिलक के स्मारक के रूप में मांडले जेल में क्लैप्स कम लेक्चर हॉल के निर्माण के लिए बर्मा सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई। भारत सरकार द्वारा 35,000 रुपये 420 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स और बर्मा में स्थानीय भारतीय समुदाय द्वारा 7,500 रुपये 90 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स दिए गए। 1920 में लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। 1995 और 2004 के बीच ट्रस्ट ने अपने पुणे ऐतिहासिक वास्तु स्मृति समाज के तहत पुणे भर में कई स्मारक पट्टिकाएं स्थापित की। उनके जीवन पर कई भारतीय फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं विश्राम बेडेकर द्वारा वृत्तचित्र लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1951 और लोकमान्य तिलक 1957, ओम राउत द्वारा लोकमान्य एक योग पुरुष 2015 और द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक विनय धूमले द्वारा स्वराज माय बर्थराइट 2018। लोकमान्य उनके बारे में एक मराठी भाषा की टेलीविजन श्रृंखला 2022 में भारत में प्रसारित हुई। बालमोहन विद्या मंदिर मुंबई में शिवाजी पार्क के पड़ोस में एक प्रमुख माध्यमिक विद्यालय का नाम संयुक्त रूप से बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी बाल मोहन के सम्मान में रखा गया है।